नमस्कार। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नतीजों से दो मैसेज साफ दिखाई देते हैं। पहला मैसेज ये कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना रास्ता तैयार कर लिया है और यह मैसेज दिया है कि टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति का विकल्प राज्य के अंदर वो बनने की तैयारी में है। और दूसरा मैसेज दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ आता है, जिसका मैसेज एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं के निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी रहे, लेकिन जो अंतिम चुनाव परिणाम है उससे साफ पता चलता है कि ओवैसी का जो वोटर है, जिसे कहा जाता है कि ओल्ड हैदराबाद के लोग, वो जो वोटर है वो ओवैसी के साथ खड़ा है। इसके क्या नतीजे हैं, क्या मायने हैं, और ओवैसी की ये जीत आने वाले राज्यों में, जहां वो बंगाल में, असम में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और राज्यों में अपने सियासी विस्तार की तैयारी कर रहे हैं, वहां तक इसका क्या मैसेज जा रहा है, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको याद होगा कि जब अभी पिछले महीने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो लगभग सारे जो अपोजिशन दल है, बीजेपी के अपोजिशन दल, वो हमलावर हो गए ओवैसी पर। कहा गया कि ओवैसी ने तेलंगाना से बिहार में आकर वहां पर सेक्युलर वोटों में सेंधमारी कर दी, जिसकी वजह से महागठबंधन को नुकसान हो गया, आरजेडी को नुकसान हो गया, वाम दलों को, और कांग्रेस को नुकसान हो गया। और इस वजह से महागठबंधन सत्ता में आने से रह गया, पीछे रह गया। लेकिन ओवैसी ने इसे लेकर यही कहा कि ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, यहां कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर इलेक्शन लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद ओवैसी कई विपक्षी नेताओं के निशाने पर आए। बीजेपी ने उनको आरएसएस की बी टीम कांग्रेस ने उनको आरएसएस की बी टीम बताया, बीजेपी की बी टीम बताया, और मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने उनको जिन्ना तक कहा। और अब जब हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार शुरू हुआ तो यह देखा गया, इस पर नजर रही लोगों की, कि आखिर बीजेपी और एआईएमआईएम की लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है। क्या ये दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर होंगे? और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि बीजेपी खासी हमलावर रही। बीजेपी के नेताओं ने ओवैसी को मोहम्मद अली जिन्ना का अवतार बताया, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना के बांडी संजय कुमार, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जीत जाती है तो यहां पर ओल्ड हैदराबाद में उनकी पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक कर देगी। इसको लेकर ओवैसी ने पलटवार किया और अमित शाह से सवाल पूछा कि अगर यहां पर जैसा उनके नेता ने कहा है कि यहां पर रोहिंग्या और पाकिस्तानी रह रहे हैं, तो यहां तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। हालांकि ओवैसी अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान डटे रहे और अपना चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस चुनाव की जो तेलंगाना का जो मैसेज निकलकर सामने आ रहा है कि यहां पर जब ओवैसी को नुकसान नहीं हुआ, यानी कि जो उनका मतदाता है वो उनके साथ रहा है, पिछली बार की 44 सीटों के मुकाबले उन्हें सिर्फ एक सीट का नुकसान हुआ है, 43 सीटों पर जीत हासिल हुई है और सिर्फ 51 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसका मैसेज ये निकल कर आता है कि ओवैसी अब जब बंगाल में और दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो यहां भी जो बिहार की जीत के बाद एआईएमआईएम का एक माहौल सा बनता दिखा है। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो काफी जो विशेषकर जो मुस्लिम युवक है, जो नौजवान है, मुस्लिम नौजवान, वो उनके साथ जुड़ते दिखाई देते हैं। ओवैसी पढ़े लिखे हैं, लंदन से पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, और मुसलमानों के तमाम मुद्दों पर पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक बोलते हैं, जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। और ऐसे में उनके अंदर जो एक जानकार व्यक्ति है उसका भी तरीका है, और एक सियासी नेता, वो सियासी नुमाइंदे भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कई बार के, और लगातार मसलों पर बोलने वाले नेता की उन्होंने पहचान कायम की है। तो जो अपोजिशन के दल हैं, ये उनके लिए खतरे की घंटी है। जिस तरह बंगाल में उनके इलेक्शन लड़ने से ममता बनर्जी डरी हुई है, और अभी उन्होंने उनके कई सीनियर नेताओं को, एआईएमआईएम के कई सीनियर नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है, और उनको डर है
कि ओवैसी के यहाँ आने से मुसलमानों का एक तबका उनके साथ निकल सकता है, जा सकता है। कहा जाता है कि बीजेपी के लिए वो संभावनाएं पैदा करते हैं, क्योंकि वो सेक्युलर वोटों में मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर देते हैं, इससे बीजेपी को फायदा मिलता है। लेकिन ओवैसी इन सारे आरोपों को निराधार बताते हैं और जो ये जो ग्रेटर हैदराबाद के नतीजे आए हैं, उन नतीजों ने साफ किया है कि ओवैसी की उस जगह पकड़ यथावत बनी हुई है जैसी उनकी पकड़ थी। अब जब वो बंगाल में चुनाव लड़ेंगे या आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे या और दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां भी मैसेज सीधा ये जाएगा कि ओवैसी को इतना टारगेट करने के बाद भी, लगातार टारगेट करने के बाद भी बीजेपी उनके गढ़ में जाकर उनका नुकसान नहीं कर सकी। क्योंकि आपने देखा कि चुनाव के दौरान हैदराबाद के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गए, गृह मंत्री अमित शाह भी गए, स्मृति ईरानी भी गई, तमाम बड़े नेता वहां पर गए, लेकिन ओवैसी के गढ़ में ओवैसी को हिला नहीं सके। शानदार स्ट्राइक रेट उनका रहा। और चुनाव के दौरान ही जब बीजेपी ने ध्रुवीकरण की राजनीति करनी शुरू की, हैदराबाद को भाग्यनगर रखने की बात की, तो तभी उसी दौरान टीआरएस ने उनसे अलायंस तोड़ा और अकेले चुनाव टीआरएस ने लड़ा। क्योंकि टीआरएस को भी इस बात का डर है कि बीजेपी जिस तरह तेलंगाना में हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण में लगी हुई है, उससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और हैदराबाद नगर निगम के जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो इस बात को बताते हैं कि बीजेपी की ताकत बड़ी है। पिछली बार 4 सीटों के मुकाबले इस बार उसे वहां पर 47 सीटें मिली हैं, उसका वोट शेयर बढ़ा है और टीआरएस को खासा नुकसान हुआ है। और पिछली बार 99 सीटों के मुकाबले इस बार वो सिर्फ 58 सीटें ला पाई है। तो ऐसे में ओवैसी वहां पर किंग मेकर की भूमिका में उभरे हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जो 2 मैसेज हैं, एक बीजेपी ने तेलंगाना के अंदर अपनी पैठ बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले, और दूसरा ओवैसी ने जो मैसेज दिया है कि अब जब वो दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वहां पर मैसेज स्ट्रांग होगा कि बीजेपी ने उनको उनके गढ़ में घेरने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके ओवैसी के लोग लगातार ओवैसी के साथ खड़े हैं। तो ये जो पूरा इलेक्शन रहा हैदराबाद का, इसको बीजेपी ने एक नेशनल चर्चा में ये चुनाव आया। कभी नगर निगम के चुनाव में किसी भी नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री और तमाम नेता घूमे हो, ऐसा दिखता नहीं लगता। लेकिन ओवैसी इस पूरे चुनाव में किंग मेकर बन के उभरे हैं और अब उनका जो मैसेज है वो क्लियर है कि वो अपना सियासी विस्तार करेंगे। उन्होंने आमने सामने की लड़ाई लड़ी है और इस बात को पुख्ता किया है कि उनके गढ़ में उनको मात देना बहुत मुश्किल है। अब जब वो उत्तर प्रदेश और बंगाल और दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए आएंगे और यहां चुनावी जलसे करेंगे, तो जो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनका जो ओवैसी मुस्लिम और दलित कम्युनिटीज की राजनीति करते हैं, तो उनके जो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उनके साथ जुड़ते हैं, तो इससे उनके बीच में भी ये मैसेज गया है कि असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में उनके साथ लोग किस वजह से जुड़े हैं, यानी कि उन्होंने कुछ काम किए होंगे, कुछ जो उनके भाई हैं या जो उनकी पूरी पार्टी है वो वहां काम करती होगी, इसीलिए लोग उन्हें वोट देते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ओल्ड हैदराबाद की सारी विधानसभा सीटें लगभग ओवैसी लंबे वक्त से जीतते आ रहे हैं। और 2018 में जब इलेक्शन हुआ, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुआ, तो ओवैसी का काफी समर्थन, ओवैसी की जो अपील थी उसका समर्थन मिला था टीआरएस को, और जो हैदराबाद के बाहर के मुस्लिम मतदाता थे उनका साथ टीआरएस को मिला था। इससे टीआरएस को काफी फायदा हुआ था और जो कांग्रेस थी वो पीछे हो गई थी। अब लेकिन हैदराबाद नगर निगम के इलेक्शन के बाद और पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी अगर आप देखें तो बीजेपी ने वहां पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। उसके पास 4 लोकसभा सीटें हैं, कुछ विधायक हैं और हाल ही में उसने एक दुब्बका सीट पर चुनाव जीता है। तो मैसेज उसका भी क्लियर है कि वो वहां अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहती है। और क्योंकि ओवैसी हैदराबाद के बाहर चुनाव नहीं लड़ते, तो ऐसे में टीआरएस को भी अब उनकी जरूरत होगी। जैसा इस चुनाव में उन्होंने टीआरएस के साथ एआईएमआईएम के साथ अपना गठबंधन अलग कर लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके हिंदू वोटर उनसे दूर जा सकते हैं। लेकिन अब
जो 2023 का चुनाव है उसके लिए शायद ऐसा करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वो ओवैसी के साथ नहीं रहते तो उनको यहाँ हैदराबाद, ओल्ड हैदराबाद का जो समर्थन मिलना है और जो मुस्लिम आबादी है 13% उसका जो समर्थन है वो टीआरएस को मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि मुस्लिम मतदाताओं में, तेलंगाना के मुस्लिम मतदाताओं में मजलिस का यानी कि ओवैसी का अच्छा जनाधार है, वो ओवैसी की अपील पर वोट करते हैं। तो टीआरएस के लिए तो मुश्किल है ही है, और 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वहां पर उसके लिए सियासी बिसात बिछी है, और यहां ओवैसी की अब चहलकदमी उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगी, चुनावी राज्यों की तरफ बढ़ेगी, और देखना होगा कि क्या वो इस मैसेज को ओवैसी कन्वे कर पाते हैं कि उन्होंने अपने गढ़ को बचाए रखा है। तमाम हमलों के बाद कहा गया सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, कहा गया हैदराबाद का नाम बदल देंगे, लेकिन ओवैसी ने चुनाव के दौरान भी इन बातों का जोरदार लगातार जवाब दिया, और पूरे बीजेपी के पूरे इलेक्शन कैंपेन में तमाम नेताओं के जवाब में ओवैसी और उनके भाई, उसमें से भी मुख्यतः ओवैसी जो मीडिया में काफी चर्चित हैं, इंटरव्यूज में, टीवी में लगातार आते हैं, तो वो लगातार चर्चा में बने रहे और उन्होंने खुलकर दमदार तरीके से अपनी बात को भी रखा। तो देखना होगा कि इधर जब ओवैसी आएंगे चुनावी राज्यों की तरफ, उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में, बंगाल में, तो वहां पर उनका सियासी असर कैसा रहता है। कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी ने अभी किंग मेकर की भूमिका में है, और टीआरएस का अब उनसे अलग होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर टीआरएस को अपनी सत्ता बचानी है, केसीआर को अपनी सत्ता बचानी है, तो ओवैसी के साथ खड़े होना मजबूरी है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं की जो मैंने बात कही उसमें ओवैसी एक वहां पर सर्वमान्य नेता हैं और उनकी अपील पर राज्य के मुस्लिम मतदाता वोट भी करते हैं। तो ओवैसी अगर इस तरफ आते हैं, बीजेपी वहां दक्षिण में अपना जनाधार बढ़ा रही है, तो वो तमिलनाडु में लगातार जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर अपनी सियासी पैठ बढ़ा रही है, बंगाल में सियासी पैठ बढ़ा रही है, तो आने वाले वक्त में कुछ राज्यों के जहां जहां चुनाव है वहां पर जहां जहां बीजेपी ताकत से चुनाव लड़ेगी और एआईएमआईएम और ओवैसी भी जाएंगे, तो वहां निश्चित रूप से कई तरह की चुनावी बातें होंगी, और सियासी जो सिनेरियो है वो बदलेगा, बनेगा। इस सब के बीच में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, उस पर फिर कभी चर्चा सत्यहिंदी.com में। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।